तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 847वां यानी 847 सेशन है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहूंगी कि आईएफपीएच अब जैसे कि आप सब जानते हैं दैनिक निरंतर वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 से सेशन होता है। 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 मलयालम लोकल सेशन होता है। आईएफपीएच कोविड काल में शुरू हुआ था और अब हम 28 सितंबर को आईएफपीएच के 5 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रख रहे हैं कोचीन केरला में। ताज विवांता में ये सेलिब्रेशन रहेगा। और जो कुछ डॉक्टर्स भी जो इंटरेस्टेड हैं इसमें अटेंड करना चाहते हैं, मैं आशा करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे फिजिकली भी। जो लोग फिजिकली शामिल नहीं हो सकते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से या फाइनेंशियली उस तरह से भी कर सकते हैं। ये सेलिब्रेशन जैसे कि मैंने बताया 28 सितंबर को होगा। और जो लोग रजिस्टर कराना चाहते हैं ये ifph.care.com है, जिसपे IFPH की जो वेबसाइट है उसका मैं एड्रेस इसमें भी टाइप कर दूंगी। आप उस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो एमडी हैं होम्योपैथिक रिपर्टरी में बाय इग्नू, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सुजोक एक्यूप्रेशर भी इन्होंने सीखा है, रेकी सेकंड ग्रैंड मास्टर होल्डर भी हैं। 15 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फिलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी एंड केस टेकिंग है, श्री स्वामी नारायण होम्योपैथी कॉलेज, कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। और काफी सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने पब्लिश करवाए हैं, काफी सारे सेमिनार्स भी किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं अलग अलग लेवल पे। तो काफी अच्छा एक्सपोजर है। आज का जो डॉक्टर निशा सॉरी प्रणव का टॉपिक है वो है डिप्रेशन और होम्योपैथी। डिप्रेशन एक बहुत ही जटिल मेंटल बीमारी होती है। कहने को बहुत आसान होता है डिप्रेशन है, पर डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी और विद अलग अलग फेसेट्स वाली बीमारी है। उसके ऊपर आज डॉक्टर प्रणव एक अपना क्रिटिकल रिव्यू यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो डॉक्टर प्रणव आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं सर्वप्रथम आपका और डॉक्टर एम के साहनी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों के लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे कि हम लोग अपने विचार रख सकें। और आज का मेरा टॉपिक है होम्योपैथी एंड डिप्रेशन, ए क्रिटिकल रिव्यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। और हेलो, जी हाँ एम आई जी हाँ ऑडिबल? जी डॉक्टर प्रणव। हाँ जी जी बिल्कुल आप ऑडिबल भी हैं, आपकी स्लाइड भी दिख रही है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या है एक्चुअली में। तो डिप्रेशन एक टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स मूड डिसऑर्डर है, जिस जो कि परसिस्टेंटली काज होता है सैडनेस। किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा सैडनेस है या किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट कम आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्लिनिकल डिप्रेशन जो है, ये आपका जो डेली लाइफ है उसको प्रभावित करता है, आपके मूड को प्रभावित करता है और आपको आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अलग अलग तरीके का प्रेशर है। और उस प्रेशर की वजह से वो व्यक्ति धीरे धीरे, अगर वो अपने लक्ष्य को सही तरीके से नहीं पूरा कर पाता है, तो फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धीरे धीरे मूव ऑन करता है। तो मूव ऑन करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में डिप्रेशन की क्या स्थिति है। WHO के हिसाब से कि हर 5 में से एक व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित है, और फीमेल्स में डिप्रेशन जो है ज्यादा देखने में आता है। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये इनके प्रकार हैं। और अगर हम इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका जो भी पेशेंट होता है, उनका जो मूड है, उनका जो मानसिक स्थिति है, वो परसिस्टेंटली लो फील करते हैं अपने आप को। और लॉस ऑफ प्लीजर, किसी भी काम को करने के में उनको जो है अ, अच्छा फील नहीं होता है, हर हमेशा व्यक्ति अनमना सा महसूस करता है। उसके जो भोजन में है उसमें उसको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, या तो भूख नहीं लगेगी, या ज्यादा भी हो सकती है, लग सकती है, और स्लीप में उसके डिस्टरबेंस आएंगे। साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा थकान और उसको एनर्जी में उसको कमी महसूस होगी। उसके बाद इसके साथ उसको कहीं ना कहीं वर्थलेसनेस फील होगी कि हम कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उसको गिल्ट फील होगी। और साथ ही साथ उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिफिकल्ट होगा, किसी भी चीज के प्रति अपना ध्यान वो व्यक्ति पूरी तरीके से केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो ये सारे अगर क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद डिप्रेशन को जांचने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में आपके क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है वो DSM-5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आपका डिप्रेसिव मूड और फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 वीक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन की स्थिति में है, या उसका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, उसके भूख में चेंजेस आ रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही है या बहुत अधिक नींद आ रही है, उसकी जो साइकोमोटर गतिविधियां हैं वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसको बहुत अधिक थकान या एनर्जी में, ऊर्जा में कमी का आभास हो रहा है, तो या बहुत अधिक उसको गिल्ट महसूस हो रही है, उसका कम कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनडेसिसिवनेस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। आपका जब भी आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज सबसे बड़ी होती है इनडिसिसिवनेस। कोई भी चीज, जो भी डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है, वो किसी भी चीज के बारे में निश्चय ढंग से, पूरी तरीके से वो नहीं कर पाता, हमेशा अनिश्चय की स्थिति ही बनी रहती है। उसके दिमाग में हमेशा ये चीजें चलती रहती हैं कि शायद मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा रिकरेंट थॉट्स आते हैं, कई सारे विचार उसके मस्तिष्क में चलते रहते हैं, और अबाउट डेथ या अबाउट सुसाइड, पुराने चीजों के बारे में भी, कभी भी जब वो उदास होगा तो वो पुराने चीजों के बारे में सोच सकता है कि हमारे साथ वाले ऐसा, इतने लोग खत्म हो गए हैं, या ऐसी कोई भी इंसिडेंस हो रही है, तो इन सब चीजों के बारे में भी उसका दिमाग पहुंचता है। तो हम बात करते हैं कि भाई होम्योपैथी ही क्यों, क्योंकि होम्योपैथी का डिप्रेशन में बहुत अच्छा रोल है। और इसमें इसके लिए क्या है कि होम्योपैथी अपने आप में एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है, और इसके अंतर्गत हम सभी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पक्षों को हमको कैसे समझना है, इसके बारे में हम जानते हैं। और इस पैथी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका न्यूनतम दुष्प्रभाव। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसके असेसमेंट टूल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पैथी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे
क्वेश्चनर हैं जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो सारे जो टूल्स हैं उसके सहायता से हमको डिप्रेशन के पेशेंट के डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, जिसमें कि आपका PHQ-9 पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर है, जिसमें कि ब्रीफ सेल्फ रिपोर्ट बनती है। दूसरा हैमिल्टन डिप्रेसिंग रेटिंग स्केल है। तीसरा बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी BDI है। और अब हम बात करेंगे कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो डिप्रेशन पूरे विश्व में फैला हुआ है, और ये एक टाइप का इकोनॉमिक पे, आपके हेल्थ पे एज ए बर्डन वर्क कर रहा है। जैसे आपके शरीर पे किसी भी तरीके का बोझ हो और आपकी इकोनॉमी पे बोझ हो, इसी तरीके से जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होता है वो अपनी, उसकी जो सामाजिक स्थिति होती है, वो अपने आप को ऐसा ही अकेला फील करता है। और ये आपका जो डेटा ये शो हो रहा है, ये वाइड स्प्रेड चैलेंज है एशिया पैसिफिक रीजन में। और हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं ग्लोबली। अब कन्वेंशनल मैनेजमेंट, आप डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, तो इसके ट्रीटमेंट के, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के, डिप्रेशन के कई सारे स्टेप्स हैं इसमें। जिसमें कि एक आपका फार्माकोथेरेपी है, जिसमें कि हम एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि एम होता है कि केमिकल्स, ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है उसको सही करना। दूसरा है आपका साइकोथेरेपी, जो कि आपका कॉग्निटिव बिहेवियर, और इंटरपर्सनल थेरेपी, जो कि हेल्प करती है, पैटर्न्स पे वर्क करती है, और रिलेशनशिप पे ये काम करती है आपकी साइकोथेरेपी। तीसरा आपका है ब्रेन साइमल्टेशन थेरेपीज। और चौथा आपका है लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस। अब हम इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, हम इस पे चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक प्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। जो भी हम मानसिक, जो डिप्रेशन है उसका जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम उसका उसको सही करने की दिशा में प्रयास करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अकॉर्डिंगली, होम्योपैथी के अनुसार जो डिप्रेशन है वो हमारा आंतरिक या डीपर लेवल पे जो भी इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से, मानसिक जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हम डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। और जैसा कि हमारा सिद्धांत कहता है कि लाइक्स क्योर लाइक्स। तीसरा हमारी इंडिविजुअलाइजेशन की अप्रोच, कि हर पेशेंट इंडिविजुअल है, और उसके व्यवहार के हिसाब से, उसके सोच के हिसाब से, उसके इमोशनल, फिजिकल फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस और इमोशनल स्तर के हिसाब से हमको दवाओं का चयन करना होता है। एक हमारी होलिस्टिक अप्रोच है। इसके तहत हम किसी भी पेशेंट को, पेशेंट एज ए होल ट्रीट करते हैं। और इसके साथ साथ दवाओं की जो डोज है वो हमारी क्या है, मिनिमम है। मिनिमम डोज से मैक्सिमम रिजल्ट देना, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि आपके मेंटल डिप्रेशन के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम रेपर्टरी की बात करते हैं, तो कैंट रेपर्टरी में जो प्रैक्टिशनर हैं उसमें कैटेगराइज, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके लिए इन्होंने कई सारी रूब्रिक्स को अलग अलग कैटेगराइज किया है। जैसे माइंड सेक्शन में मेलेंकोली, एकांत प्रिय होना। हर व्यक्ति जो कि हर जगह, डिप्रेशन का व्यक्ति जो है बार बार एकांत प्रिय रहता है, हमेशा एकांत, अकेलापन उसको फील होता है और अकेले में भी रहना चाहता है। तो उसके लिए
माइंड सेक्शन में मेलेंकोली और इसमें डिप्रेशन लिखा है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ की वजह से हो सकता है, डिसअपॉइंटेड लव की वजह से हो सकता है, बैड न्यूज की वजह से हो सकता है, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी या सिलाइवेशन की वजह से, सैडनेस की वजह से, सैडनेस विद वीपिंग इन इवनिंग ड्यूरिंग मेंसेस, इंडिफरेंस, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा उदासीन हो जाए टू एवरीथिंग, की हर चीज के लिए उदासीन हो जाए, जिसको वो बहुत अधिक चाहता है, वो चीज अगर उसको नहीं मिलती तो उसके प्रति वो उदासीनता का भाव आ जाए, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए, आत्मघात की इच्छा उसके मन में हो जाए कि हम जो है सुसाइड कर लेंगे, या कोई आदमी किसी कभी भी नाइफ से कट करे, या इस टाइप की जो भी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं ये सारी आ जाए। तो इस हिसाब से अलग अलग रूब्रिक के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन मेडिसिन आएंगी। इसके अलावा इसमें जो आपकी मेडिसिन आती हैं वो आपकी मेनली नेट्रम्योर, आरम मेटालिकम, इग्निशिया अमारा, सीपिया, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी मेडिसिन हैं जो कि आपके मेंटल डिप्रेशन पे अच्छा वर्क करती हैं। अगर हम बोनी हसन कंपैरेटिव रेपर्टरी की बात करते हैं, रूब्रिक्स की एनालिसिस करते हैं बीटीपीबी और बीबीसीआर में, बोनी हसन थेरेप्टिक बुक्स और बोगर बोनी हसन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी में, तो बोनी हसन थेरेप्टिक बुक्स के में इसमें माइंड में जो दिया है वो सैडनेस के अकॉर्डिंगली दिया है, उसमें सैडनेस के हिसाब से दिया है। तो एग्रावेशन फ्रॉम कंसोलेशन, एमलियोरेशन बाय म्यूजिक विद वीपिंग, और इंडिफरेंस टू ओन्स फैमिली या प्लीजर। और इसमें जो आपकी रेमडीज मेनली निकल के आती हैं वो पल्सेटिला है, नेट्रम्योर है और सीपिया है। बीबीसीआर की अगर हम बात करें, वोगर बोनिंग हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी, तो माइंड में इसमें इंजेक्शन या मेलेंकोली के नाम से आपको मिलेगा। इसमें एकांत प्रिय, इसमें ग्रीफ, बहुत ज्यादा पेशेंट रिलीजियस हो, और साइन माइंड में एब्सेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा किसी भी चीज का निरुत्साह हो जाए पेशेंट को, शेम हो जाए, शर्म। और इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मेडिसिन आती हैं वो आरएम मेटालिकम, इग्निशिया, नेट्रम्योर, नक्सोमिका, ये सारी मेडिसिन आपकी काम में आती हैं। और डिप्रेशन में जो सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं वो आपकी इग्निशिया हमारा, नेट्रम्योर, आरम मेटालिकम, सीपिया, और ये सारी मेडिसिन आती हैं। दवाओं के चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें हम मानसिक लक्षणों को प्रायोरिटी देते हैं, और उसका रोग का लेवल क्या है, किस कैटेगरी में है, वो उस चीज को अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। इग्निशिया और नेट्रम्योर की अगर हम तुलना की बात करते हैं, तो इग्निशिया जो आपकी बनी है ये सेंट एग्नेस बीन से बनी है, और इसका जो फैमिली है वो लोगोनेसी है। हाँ, सेंट एग्नेस। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो स्ट्रिक्नीन और ब्रिसिन है, ये बहुत विषैला है, लेकिन इसका हम मेडिसिनल रूप में यूज करते हैं। इग्निशिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी मानसिक आघात के पश्चात जो भी लक्षण आते हैं एक्यूट केस में, उसमें हम इग्निशिया का यूज करते हैं। गहरी उदासी, असहनीयता, बार बार कोई भी पेशेंट जो है आ भरता है, साई के सिम्टम्स आते हैं। मानसिक लक्षण, मौन में दुख सहना, अचानक मूड बदलने की प्रवृत्ति, आत्मचिंतनशीलता की प्रवृत्ति, और किसी भी कोई भी किसी भी तरीके का विरोध बर्दाश्त ना कर पाना, ये सारे लक्षण आते हैं। शारीरिक लक्षण की बात करें तो इसमें सर दर्द, गले में गेंद अटकने जैसा तकलीफ,
मेंसेज इरेगुलर, मासिक धर्म अनियमित और एकाएक ऐंठन की प्रक्रिया हो सकती है। विशेष क्रिया क्षेत्र इसका मिडला ऑब्लांगाटा और रीढ़ की हड्डी पे इसका प्रभाव होता है। और जो आपके सेंसेस हैं, सेंसेस पे इसका अच्छा वर्क होता है। इग्निशिया जो है, आपके जो किस कोई भी जो भी आपको दुख होगा, जो रिसेंट का कोई भी दुख है, जल्दी कोई भी दुखद घटना हुई है, तो उस केस में इग्निशिया अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। और नेट्रम म्योर में जो आपकी क्रॉनिक कंडीशन के जो पुराने बहुत पुराना दुख है या गहरे छिपे भाव हैं, उस केस में आपकी नेट्रम म्योर अच्छा काम करती है। पोटेंसी की बात करें तो हल्के मामलों के लिए या इनिशियल स्टेज की अगर कंडीशन है तो उसमें 30, और तीव्र मानसिक कंडीशन के लिए हम 200 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक केस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, हाँ, एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि कोविड के दौरान, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड काल में बहुत सारी महामारी हुई और बहुत सारे लोग उसमें खत्म हुए। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसकी की एज 22 वर्ष की थी। और उसकी समस्या ये थी कि उसको नींद की कमी थी, नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया की दिक्कत थी, भूख नहीं लगती थी, लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसके जो मेंसेस हैं, मासिक धर्म है, वो अनियमित था। और उसके जो पास्ट हिस्ट्री की बात हुई तो उसके फादर की जो डेथ है वो कोविड में हुई थी 6 महीने पहले। तो इसकी वजह से उस जो बच्ची, जो लड़की थी 22 साल की, उसको बहुत ही मानसिक गहरा आघात लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी। और उदास रहने के साथ साथ में वो अपने, जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो वो उसने ये बताया कि हमको अपने फादर के टाइम की जो बीती यादें हैं वो बार बार याद आती हैं, उसको बहुत अकेलापन महसूस होता है। उस बच्ची के अंदर, वो एक प्राइवेट जॉब करती थी जिसकी, और उसने वो जॉब भी छोड़ दिया, उसको अकेलापन महसूस होता था, उसको आत्मविश्वास में अपने कमी लगती थी। और बहुत सारी एलोपैथिक दवा, बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन की दवा लेने के बावजूद भी, नींद की दवा लेने के बावजूद भी उसको नींद नहीं आती थी, और उसका वजन लगातार कम होता जाता था। शारीरिक लक्षण की बात करें तो भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, हाथों में पसीना, और लगातार उसका वजन घटता जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब हमने उसको इग्निशिया अमारा दी, और इग्निशिया अमारा देने के बाद उस बच्ची में ड्रास्टिकल चेंजेस आए, और 15-20 दिनों के अंदर ही वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। और इसके साथ ही इंटर करेंट मेडिसिन नेट्रम्योर भी दी गई, जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति, बच्ची धीरे धीरे 15-20 दिनों में उसकी नींद में सुधार आना शुरू हो गया, उसकी मानसिक स्थिति सही हो गई, और लगातार उसकी नींद और भूख में सुधार हुआ। इग्निशिया को रोका, उसके पश्चात फिर हम लोगों ने साइक्लैक दिया, और 1 से 1.5 महीने के अंदर उस बच्ची का वेट वेट जो लूज हो रहा था वो बढ़ा, और वो पहले की तरीके से सामान्य सामान्य जीवन जीने लगे, सामान्य उसकी लाइफ स्टाइल हो गई। उसने जॉब करना शुरू कर दिया। 51 दिन के बाद 51 दिन के बाद उसको फिर उसके जो मेंसेस में इरेगुलरिटी थी वो सही हुई, आत्मविश्वास में उसकी वृद्धि हुई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी औषधि को बंद किया। तो इस तरीके से इग्निशिया मारा के मार्वलस रिजल्ट देखने को मिले। तो इग्निशिया ने उसकी मानसिक पीड़ा के लक्षणों को सुधारा, और उचित दवा के चयन से उसका मानसिक व शारीरिक सुधार सुधार हुआ। अब इसमें होम्योपैथी की भूमिका यह है कि इसका उसका एज ए होलिस्टिक तरीके से उस बच्ची का उपचार हुआ।
उसके मानसिक लक्षणों को पहचाना गया और व्यक्तिगत औषधि का जो इम्पोर्टेंस है वो मिला। हम बात करते हैं, अगर मियाज के अकॉर्डिंगली हम बात करें, तो जो भी आपका डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन के अंतर्गत आपका सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये तीनों मियाज जो है सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि सोरा में आपके सप्रेस्ड इमोशन, कोई भी इमोशंस जो कि आपके सप्रेसिव स्टेज में है, और वो आपके डिप्रेशन में मेन भूमिका अदा कर सकते हैं। आपका एंजाइटी एंड फियर, किसी भी तरीके का कोई भी एंजाइटी है, जो कि आपको चिंता किसी भी तरीके का है या किसी भी तरीके का भय है, ये आपको किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन, आगे डिप्रेशन की भूमिका ये बना सकते हैं। साइकोसिस में आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मूड स्विंग, मूड स्विंग की स्थिति बनेगी। पेशेंट बहुत ज्यादा इरेटेबल रहेगा और डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। फिक्सेशन ऑफ इमोशंस, साइकोसिस का जो पेशेंट है, फिक्सेशन रहता है इमोशंस का, फिक्स, किसी भी चीज के प्रति फिक्स भी हो जाते हैं वो लोग। सिफिलिस की बात करेंगे तो सिफिलिस में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी भी है। सिफिलिस में आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर, अपने आप को स्वयं नुकसान पहुंचाना, सुसाइडल थॉट्स, होपलेसनेस, बहुत ज्यादा निरुत्साहता का भाव, कि एकदम होपलेस हो जाएगा पेशेंट। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अब मेरी लाइफ र्यून हो गई है, बर्बाद हो गई है, आगे कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सारी स्थितियां आएंगी। और ट्यूबरकुलर में कोई भी पेशेंट किसी भी इमोशनल चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ट्यूबरकुलर मियाज में पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन की तकलीफ हो सकती है। फियर और लॉस ऑफ एबंडेंट, ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने छोड़ छोड़ दिया है उसकी स्थिति के हिसाब से, और परित्यक्ता का भाव आएगा उसके अंदर कि मैं बहुत लोनलीनेस हूँ, बहुत बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो ये सारी चीजें आपको डिप्रेशन के केस में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें शोध की आवश्यकता क्यों है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बड़े स्तर पे केस स्टडी कर सकते हैं, और मल्टी सेंटर ट्रायल, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि हम ट्रायल बेसिस पे पेशेंट्स को लेके उनकी केस स्टडी कर सकते हैं, और वैज्ञानिक प्रमाण का निर्माण हम कर सकते हैं, कोई भी एविडेंस बेस्ड स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, रोकथाम के इसके क्या उपाय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि मेडिकेशन तो है ही, जो भी आपकी थेरेपीज हैं, एंटी डिप्रेसेंट थेरेपीज और जो भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज, बहुत सारी आपकी थेरेपीज हैं जिसकी सहायता से हम उनको सामान्य जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपके परिवार का सहयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि परिवार का सहयोग होना आवश्यक है। उसकी काउंसलिंग, प्रॉपर तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग होना जरूरी है। और नियमित जीवन शैली, नियमित जीवन शैली का मतलब ये है कि भाई अपने लाइफ स्टाइल को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन होना चाहिए और किन चीजों को आपको अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देनी है, उसके हिसाब से आपको अपना जीवन शैली आपको बनानी चाहिए। और डिप्रेशन से दूर, डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जितना भी प्रकृति के पास में रहेंगे, प्रकृति के करीब जितना हम रहेंगे, उतना हम डिप्रेशन से धीरे धीरे बच पाएंगे। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं
भविष्य की दिशा की बात करते हैं तो होम्योपैथी अ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा हमको स्ट्रेस फील होता है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। स्टार्टिंग सुबह की जो होनी चाहिए वो ये है कि भाई सुबह आप फ्रेश होने के बाद आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। आप धीरे और तेज, धीरे धीरे करके आप एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे आपका वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करती हैं। तीसरा, कनेक्ट विद द अदर्स, लोगों से। ऐसे जो भी व्यक्ति डिप्रेशन या इन सारी चीजों से ग्रसित हैं, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से घुले मिलें, लोगों के साथ में कनेक्ट हों, ताकि उनका जो अवसाद है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसमें उसके स्तर में धीरे धीरे कमी आए, और उनको एक तरीके का मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट मिल सके, जिसकी कि उनको जरूरत, उस स्थिति में जरूरत होती है। और चौथा आपका आता है कि गेट एनफ स्लीप। आपकी स्लीप जो है, आपकी निद्रा जो है, वो डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग आजकल की, आप लोगों को जैसे कि पता है कि कारपोरेट लाइफ है, बहुत सारे लोगों का जो सोने और जागने का क्रम है वो एकदम अनियमित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे नाइट ड्यूटी करते हैं, वो पूरी रात जगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिन में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके सोने और जागने का चक्र है, वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका है। तो उसकी वजह से भी वो व्यक्ति धीरे धीरे, अगर परसिस्टेंट लगातार एक ही अवस्था में वो ज्यादा समय तक काम करते हैं, तो ऐसी संभावना होती है कि वो कभी ना कभी डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की कम से कम स्लीप जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तब हम इससे, डिप्रेशन से हमको इससे हमको डिप्रेशन में हेल्प मिल सकती है। और रिलैक्सिंग टेक्निक्स, बहुत सारी आपकी रिलैक्सिंग टेक्निक्स है, जैसे मसल रिलैक्सेशन। बहुत सारे आपके ऐसे अलग अलग तरीके के योगा हैं, जिम्नास्ट हैं, जिसकी सहायता से हम अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सब आपकी टेक्निक्स है। टेक ब्रेकफास्ट, शॉर्ट ब्रेकफास्ट हमको लेना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर पे के अंतराल पे, ताकि हमारी जो है एनर्जी की जो नीड है वो पूरी होती रहे, और हमको किसी भी तरीके का कोई भी वीकनेस, कमजोरी या इस तरीके की किसी भी अवस्था का सामना ना करना पड़े। और सेल्फ केयर, सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी आदमी के लिए अपने आप की केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप अपने आप की केयर तभी कर पाएंगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, वो ये सारी स्थितियां अ, आपके डिप्रेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो इससे हमारा जो प्रमुख संदेश जाता है वो क्या है कि रोगी को समझना ही उपचार है। जब इंडिविजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो रोगी को हमको फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और पैथोलॉजिकल लेवल, हर लेवल पे हमको उसको समझना पड़ता है। और हमको उसके मानसिक लक्षणों की अनदेखी कभी भी किसी भी तरीके से नहीं करनी चाहिए। ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके का मानसिक लक्षण जो कि बहुत समय से कोई भी व्यक्ति आपको बता रहा है या घर परिवार में किसी को बता रहा है, तो आप उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें, और तुरंत ही किसी भी योग्य चिकित्सक से परामर्श कराएं।
तो अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें डिप्रेशन की, तो बहुत सारी आपकी कंबाइनिंग और कन्वेंशनल थेरेपीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज हैं, इंटीग्रेटेड। और इसके इसमें हम डिप्रेशन को और कैसे अ, उचित तरीके से सही कर सकते हैं, इसके लिए आपके तीन मेन स्टेप्स हैं कि हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और मेडिकेशन जो है, नेसेसरी मेडिकेशंस मॉडर्न मेडिसिन के चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत जरूरत से ज्यादा मेडिकेशन है, इससे पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम, जो कि आपके डिप्रेशन के लिए आपको यूज करना चाहिए इसको, कि इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है या आपको डिप्रेशन में आराम मिल सकता है। और तो हमारी, और इसके अलावा आपका जो कॉमन रेमडीज की अब हम बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों के जैसे जैसे आपको पता लगा कि इग्निशिया है। इग्निशिया आपके एक्यूट केसेस में काम करती है और इमोशनल ट्रामा में काम करती है। नेट्रम म्योर है, ये आपके डिप्रेशन में और सप्रेस्ड इमोशन में काम करती है। और इसका जो पेशेंट होता है, इसमें इसको क्रेविंग जो होती है, क्रेविंग फॉर साल्ट, साल्ट की क्रेविंग भी रहती है। और फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, एकदम पेशेंट अपने को अलग थलग सा महसूस करता है, और विड्राल के सिम्टम्स भी उसमें रहते हैं। आरएम मेटालिकम में डीप सैडनेस रहती है, बहुत ज्यादा पेशेंट दुखी रहता है। इसके साथ में उसको सुसाइडल थॉट्स बार बार आते हैं और पेशेंट गिल्ट फील करता है। पल्सेटिला में कोई भी कंप्लेंट पेशेंट बोलेगा तो वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। उसके साथ में मूड स्विंग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मूड स्विंग बहुत होता है पल्सेटिला में। और ऐसे फीमेल्स के केसेस में जिसमें कि डिप्रेशन मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिसमें कि मूड स्विंग डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होता है। तो लक्षणों के आधार पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उनकी पूरा इंडिविजुअलाइज्ड केस स्टडी करें, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पल्सेटिला के सिम्टम्स आते हैं, तो निश्चित रूप से पल्सेटिला से लाभ मिलता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट इसमें डिप्रेशन के लिए ये भी है कि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है, वो इम्बैलेंसिंग होती है। उसमें हार्मोन के लेवल में कहीं सीरोटोनिन का लेवल घट जाए या बढ़ जाए, या और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसका लेवल घटता है या अधिक हो जाता है, तो वो भी आपके डिप्रेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस और रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से अगर डिप्रेशन की स्थिति बनती है, तो उसमें भी पल्सेटिला की आपकी अग्रणी भूमिका निभाती है। सीपिया में भी इमोशनल नमनेस, और सीपिया का पेशेंट बहुत ज्यादा इंडिफरेंस होता है, पर्टिकुलर वुमेन्स ड्यूरिंग मीनोपॉज और प्रेगनेंसी। मीनोपॉज और प्रेगनेंसी के समय में इंडिफरेंस का जो फीलिंग है वो बढ़ती है। तो ये सारी आपकी मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन में अच्छा रोल प्ले करती हैं। और क्या क्या लाभ है होम्योपैथी से, होम्योपैथी के डिप्रेशन में? जेंटिल पैथी है एंड नॉन इन्वेसिव है।
मोस्टली जो भी आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल सर्जिकल या और भी तरीके से होता है, लेकिन ये आपका नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक रेमेडी जेंटली आपको मिनिमम रिस्क पे और मिनिमम साइड इफेक्ट आपको होम्योपैथिक में मेडिसिन में देखने को मिलता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, और साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम है। सेफ है ऑल एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े के लिए। इससे इसके लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो आपसे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मम्मा प्लीज। हेलो, हेलो। आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, इसका सारांश ये निकलता है कि डिप्रेशन जो ये हमारी मानसिक जो स्थिति है उससे निजात पाने के लिए हमको भावनात्मक सपोर्ट के साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सा अगर मिलती है सही समय पे, तो वो हमको आगे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है हमारे लिए। और अपने यहाँ जो भी मेडिसिन है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, पेशेंट एज ए होल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम सही तरीके से पेशेंट का की काउंसलिंग करें और सही तरीके से उनको गाइड करें, तो हम बहुत स्तर तक जो है डिप्रेशन से पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके जो खराब प्रभाव हैं उसको कम करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इन्हीं इन्हीं के इसी के साथ में मैं अपना ये वेबिनार समाप्त करने के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रणव जी। अ, आप अपना पीपीटी को अब हटा लीजिए, पीपीटी को हटा लीजिए, पावर पॉइंट को रिमूव कर लीजिए। अभी आप जो बता रहे थे उस पर एक सवाल लोगों ने किया है। सवाल है, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में देखिए। मेंटल सिम्टम्स को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इसको पेशेंट से कैसे मेंटल सिम्टम्स आप लीजिएगा, इसके विषय में पूछ रहे हैं डॉक्टर के कुमारी का सवाल है आपसे, तो इस पर कुछ चर्चा कीजिए। ओके, देखिए सर, मेंटल सिम्टम्स की जहां तक बात है, तो वो मेंटल सिम्टम्स जो भी उसका बिहेवियर है, जो भी व्यक्ति है, देखिए मेंटल सिम्टम्स आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट डायरेक्टली आपको नहीं बता पाता है, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो भी घर वाले हैं या उनके जो सगे लोग उनके साथ में आए हैं, तो उनसे उनसे आप उनकी मनोस्थिति के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई इनका स्वभाव कैसा है, या चिड़चिड़े हैं या नहीं है। और जब भी पेशेंट आपके पास आता है, तो जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, उस पैटर्न से ये पता लगता है कि जैसे आपने कोई पूछा कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्या नाम है, तो कोई भी अगर जैसे जनरली वैसे तो जो भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है वो बहुत ही काम एंड कूल होके जाता है, बहुत ढंग से सारी चीजों का जवाब देता है। लेकिन जो भी व्यक्ति डिप्रेशन से या इस तरीके की चीजों से पीड़ित होगा, तो वो जब भी कोई भी आप आंसर करोगे ना, तो वो उसके आंसर में एंजाइटी रहेगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेगी, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी में आपको जवाब दे, कोई भी बात का आपको मतलब सीधा सीधा जवाब ना देके कट करके जवाब दे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो भी आप आपका और
पेशेंट का जो भी डॉक्टर और पेशेंट का कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन में जो वो शब्दों का चयन करता है, जिस तरीके की भाव भंगिमा का वो इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके नेचर को शो करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मतलब कीन ऑब्जर्वर भी बनना पड़ेगा, और हर तरीके से हमको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पेशेंट एक्चुअली में हमें बताना क्या चाहता है, वो बताना क्या चाहता है और हम समझना क्या चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं। तो वो उस चीज के लिए फिर हमको उसके जो मनोस्थिति है उसको गहराई से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वो खुद बता पाता है, या खुद उसके हाव भाव से वो चीजें परिलक्षित होती हैं, तो अच्छी बात है, वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसी स्थिति में ही नहीं होता कि वो आपको, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में या होता है, तो आप जो भी सिम्टम्स मेंटल उसके लेना चाह रहे हो, वो सिम्टम्स आपको दिखते ही नहीं है, दूसरे टाइप के सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको उनके रिलेटिव से, उनके घर वालों से सहयोग लेना पड़ता है कि क्या भाई नॉर्मल स्थिति में भी ये पेशेंट ऐसा रहता है, या कुछ और उसको अ, मतलब उसको और भी किस तरीके का सिम्टम्स वो घर पे शो करता है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा अ, हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम हेल्पफुल हो सकता है। मुझे लगता है ये कुमारी जी, आप जो सवाल किए मेंटल सिम्टम्स को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जी मेंटल जी सिम्टम्स जो है तो बहुत ही आसानी से पेशेंट को जी जी सामने में बैठा होता है और उसे आपको ऑब्जर्व करना होता है, आपको पूछना जी होता जी है। जी कुछ जी जी पूछने से ज्यादा आप देख रहे होते हैं। तो जी पेशेंट को जब हम डिसाइड करना है तो उसके साथ में समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप जी समय जी देंगे तो पेशेंट से बहुत कुछ निकल करके आता है। और केस टेकिंग का समय जो है तो पूरे केस टेकिंग के दौरान में आप जब सिर से लेकर के पैर तक सवाल करते रहते हैं, तो किस तरह जी से वह जी बोल रहा है, कैसे वह व्यवहार कर रहा है, जी जी आपके वे आर टॉकिंग। को कितना समझता है, ये जी सारी जी बातों को ध्यान करना जरूरी होता है। और पूछने वाली बात तो बहुत कम रह जाती है। जब आप जी जी जब आप पेशेंट आपके पास में बैठा होता है, तो एक चीज तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि उसका कोई ना कोई समस्या लेकर के आया है। तो उस समस्या के साथ में उसका क्या लगाव है ना, उस समस्या के साथ में वह कैसे जूझ रहा है। बहुत बेचैन है, बहुत शांत है, तो वो बेचैन ही दिखाई पड़ रहा है तो आपको एक मेंटल सिम्टम्स मिल गया। शांत दिखलाई पड़ रहा है तो एक सिम्टम्स मिल गया। पेशेंट उससे बीमारी से डरा हुआ है, यह भी एक लक्षण मिल जाता है। तो केवल आप ज्यादा ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, डिप्रेशन कोई बीमारी करके हम लोग कहें तो बहुत कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सही नहीं है। डिप्रेशन डिप्रेशन एक सीधे हम लोग उदासी के जो स्थायी रूप बन जाता है, उसको जी उदास। तो हम लोग सभी को अपनी जिंदगी में हमेशा तो उदास होते रहते हैं, और दिन में जी कई जी एक बार उदास होते हैं और कई एक बार खुश हो जाते हैं। जी 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 तो उदास होना और खुश होना, ये तो मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है ना। उस समय बिल्कुल में बिल्कुल। आपको डिपेंड करता है कि आप कितना खुश रहते हैं, कितना आप उदास होते हैं। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग को ये है। हाँ, दूसरी बात है कि उसके हाव भाव, जी उसका बोलने का लहजा, जी ये सब है। हाँ, पूछने वाली बात क्या होता है, जो बात सामने में नहीं आ रहा, जैसे आपको बहुत ज्यादा उसको समस्या है, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो है ही आपके पास में, ऐसे तो नहीं आया है कोई समस्या जी लेकर के आया है। तो उस समस्या के को समाधान के लिए वो क्या चाहता है, उसकी उम्मीद क्या है ना, उम्मीद जी क्या जी है। मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी डॉक्टर साहब, तो फिर जी मैं जी पूछता हूँ क्यों आए आप, तब ठीक नहीं होगी तो नहीं डॉक्टर साहब लोग बोला कि आ गए। तो ये आपका जो बोलने का जो आप उसका कन्वर्सेशन जो है ना, कन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशन, ये दोनों को एक साथ मिला करके चलिएगा तो आपको हो जाएगा, कोई जी दिक्कत नहीं जी होगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको निरंतर पेशेंट के साथ में बैठना बहुत ही आवश्यक है। अगर पेशेंट के साथ में आप समय नहीं देते हैं तो आपको ये तो मेंटल थोड़ा मुश्किल। नहीं होता है।
जी दूसरी बात, जब मेंटल सिम्टम्स लेना हो या पेशेंट की हिस्ट्री लेना हो, तो आप ये भूल जाइए कि आप मानसिक लक्षण ले रहे हैं कि शारीरिक लक्षण ले रहे हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों साथ साथ आता है ना। जी क्योंकि मन का शरीर से संबंध है, शरीर का मन से संबंध है, तो दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता नहीं है किया ना। जा तो इसलिए पूरे केस टेकिंग के दौरान आप जब उसके प्रेजेंट हिस्ट्री पूछ रहे थे, तो वो भी एक है, एक उस समय भी बहुत कुछ मिल जाता है। उसके पास्ट हिस्ट्री सुना, मैं तो देखा कि एक पेशेंट से मैं पूछ रहा हूँ, कुछ पूछते पूछते जब मैं पास्ट हिस्ट्री पर जाने लगा, पूर्ण इतिहास पर जाने लगा, तो दूसरे स्थान पर, दूसरे अथी पर जाने लगा, तो उसे उसके आंखों में आंसू आ गए। अब आपको जी पूछने की क्या जरूरत है, आपके पुरानी बात को सुन करके याद आ रहा है, तो आपका एक बिल्कुल रूब्रिक्स तो बन गया ना यहाँ पर। यहाँ पर एक बिल्कुल रूब्रिक्स बन गया कि ड्वेलिंग ऑन द पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, एक रूब्रिक्स यह हो गया। यह होता है जी वीपिंग ऑन स्पोकन टू, टेलिंग हर सिम्टम्स। तो एक रूब्रिक्स आपके दिमाग में नाचने लगेगा। हाँ, रिपर्टरी का ध्यान बहुत अच्छा होना चाहिए, रिपर्टरी का ध्यान होना बहुत अच्छा होना चाहिए। जी रिपोर्टरी का ध्यान अगर आपको बहुत अच्छा है, तो आप रिपोर्टरी में सारे रूब्रिक्स है, और रूब्रिक्स का अध्ययन करते रहिए। हर एक रूब्रिक्स का अगर आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो जब पेशेंट बैठा हुआ है, तो उसके साथ में आपको उसके लक्षण भी जब आपके दिमाग में ये पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा रूब्रिक्स। जैसे मैं बताता हूँ, एक रोगी है, आप बच्चा है, और आपके जी सामने में अंगूठा चूस रहा। अगर जी आपके दिमाग में ये नहीं है कि ये अंगूठा चूस रहा है, ये भी एक रूब्रिक्स हो सकता है, एक सिम्टम्स हो सकता है, तो आप तो उस पर बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, है ना। वहां बिल्कुल पर और आपको पूछने की क्या जरूरत है कि अंगूठा चूसता है कि नहीं चूसता है बिल्कुल कि जो नहीं। तो दिख रहा है तो ना। हाँ, वो तो दिखलाई पड़ रहा है। अब गेस्चर्स, थंब सकिंग, मुंह में जो दे रहा है, ये एक तो लक्षण बन गया। और आपको कैलकेरिया कार्ब है, कैमोमिला है, बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर सामने में उभर करके चला आ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मॉडलिटीज के लेते समय में खास करके कोई भी सेंसेशन है, सेंसेशन मॉडल मेंटल सिम्टम्स का ही पार्ट होता है। जी जी सेंसेशन बिल्कुल जो है तो मॉडलिटीज का पार्ट होता है, और मॉडलिटीज को मॉडलिटीज में जो देखिएगा, वो आपको सेंसेशन दिखलाई पड़ेगा। जैसे दर्द है, पेशेंट किसी सिर के दर्द से आ रहा है, तो सिर के दर्द को वह कैसे ले रहा जी है ना, जी कैसे ले रहा है उसको, उसके उस समय में उसके मन में क्या बातें आ रही है। इस दर्द से मैं मर जाऊंगा, हाँ, डॉक्टर साहब इतना दर्द है कि मैं, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, मैं मर जाऊंगा। बहुत सारी बातें आपको रोगी आपके सामने बताता है बताता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि आप समय पेशेंट के साथ में कितना देते हैं, पेशेंट के साथ और कितना। हाँ, एक है कि सबसे आपका व्यवहार, जी जी आपका व्यवहार और आपकी रुचि, वो इम्पोर्टेंट व्यवहार और रुचि दोनों होना चाहिए। पेशेंट जी जी जो है देख रहे हैं, और पेशेंट के समय में आपका पूरा का पूरा अटेंशन जो है सो क्लिनिक में होना चाहिए। उसमें होना मन चाहिए में अगर बाहर में कोई प्रॉब्लम है, मन में कोई चिंता है, तो आपका आधा मन तो बटा हुआ। तो आधे मन से आप अगर कोई बात करेंगे, तो मन और हृदय के साथ अगर आप क्लिनिक में बैठते हैं, तो आपको सिम्टम्स खोजना बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं तो देखता हूँ, मैं पेशेंट को बात करते 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 उसके लक्षण मिल जाते हैं, और बड़ा मजा भी आता है कि पेशेंट से बात करें, पेशेंट को भी अच्छा लगने लगता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर वो एक आपने जो डॉक्टर का क्या है, इम्पोर्टेंट बात हाँ डॉक्टर, इम्पोर्टेंट बात जो बोली आपने कि हाँ किसी डॉक्टर नेहा जी, आप तो अपना अपने होस्ट हैं, आप हाथ क्यों जी उठा रही हैं, आप बोलना शुरू कर दीजिए। सर बस मैं अच्छा हाँ, जैसे आप कह रहे थे, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी, हमें डिप्रेशन में बॉडी लैंग्वेज समझनी होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, एक्सप्रेशन जो होता है, जिसे एक होता है आंखों के एक्सप्रेशन को समझना, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल होती है। तो ये सब चीजें भी मदद करती हैं। और उसकी जो काउंटेनेंस है, फेशियल काउंटेनेंस, हाथ पैर चलने का या बात करने के तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं कि बंदा डिप्रेशन में है या बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो बिल्कुल ऑक्सिलरी चीजें हैं, ये भी बहुत हमें काम आती हैं। और वही बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, फेस के एक्सप्रेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है।
और हमें वो जो बातें और बता रहा है उसके बीच में से हमें कुछ लिंक्स ढूंढने पड़ते हैं लिंक्स जिससे ढूंढने हमें पड़ते पता चल, हाँ जी, हैं। बिल्कुल। कि डिप्रेशन में सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज ये है मैम कि कोई भी अगर आपको कैसे भी सिम्टम्स लेने हो, आइदर मेंटल हो फिजिकल हो, कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लेना है, केस हिस्ट्री लेना है, तो जैसा कि सर ने बताया कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा हाँ होना चाहिए। यू हैव टू कंफर्टेबल टू द पेशेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप पेशेंट को हाँ जी, कंफर्टेबल करिए, कि उसकी इम्पैथी हाँ जी, लीजिए कि और वो अगर इस वही, और स्थिति में हो कि थैंक होम्यो, यू, आपको कुछ बता थैंक पाए। यू। हाँ जी, नेहा जी, हाँ अब जी सर, इधर मैसेज आ रहा है इंग्लिश सेशन से। ठीक है सर, टाइम हो गया है, ओके। हाँ ओके, जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द नेहा जी, आप पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी डॉक्टर मच। हाँ, मनोज। डॉक्टर प्रणव थैंक यू का। सर। हाँ जी, थैंक यू, इंग्लिश थैंक यू सेशन सर। के लिए डॉक्टर मनोज को हैंड ओवर करें, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।